नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं और अप्रैल तक सीधे चलेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने के बाद उनका प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा, इसलिए इसे दो हिस्सों में देखना चाहिए। जब तक मार्गी रहते हैं तब, और फिर जब वक्री हो जाएंगे तब। ठीक है, चलिए फिलहाल कि अभी हम मार्गी वाला पोर्शन ही खाली ले लेते हैं। एक साथ सारा एक साल का लिया जाना संभव नहीं है। तो कोई भी ग्रह प्रभाव कैसे डालता है गोचर में, उसके प्रभाव को देखते हैं। तो तरीका क्या है? साधारण सा तरीका यह है कि आप उसको जन्म कुंडली की तरह ही प्लेस कर लीजिए। अपनी लग्न की जो भी कुंडली बनाएं और ग्रह को वहां पे रख लें और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। एक आसान तरीका तो ये होता है, या जिनको बिल्कुल भी कुंडली नहीं आती तो वो अपनी जन्म कुंडली को सामने रखें और जो उसमें सबसे पहला भाव होता है वहां जो भी नंबर लिखा है 1 से 12 तक वो उनकी लग्न है। तो ये सारी बातचीत, ये सारा कार्यक्रम मैं लगन के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसे लगन के हिसाब से देखना है। तो पहला भाव लग्न होता है, और अगर हम पहले घर से लेके चलते हैं यानी मेष लग्न से, तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन एक साथ बैठेगा दशम भाव में। यह शनि का नाम क्यों लिया? शनि एक बलवान ग्रह है, बुरा बलवान, फिलहाल अपनी स्वग्रही स्थिति में चल रहा है, और गुरु नीच राशि में उसी की राशि में जा रहे हैं और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि गुरु को हम सेपरेट पढ़ लें और उसमें शनि का नाम ना लें, तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस गोचर को गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो मैं इसको ऐसे ही लेके चलूंगा। हर लग्न के लिए कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कारक होते हैं, कुछ खराब होते हैं। बृहस्पति 2 घर का स्वामी है। एक मेष वालों के लिए भाग्य स्थान का स्वामी बनेगा, जो अच्छी बात हो गई, और एक खर्चों के घर का, हमारे 12वें घर का व्यय स्थान का स्वामी बनेगा, तो ये बात खराब हो गई। सब मिश्रित फल शब्द का प्रयोग करते हैं कि अच्छा बुरा थोड़ा मिला मिलू के देगा। ऐसा क्यों होगा? अगर मैं मैथ में अच्छा हूं तो मेरे मैथ में अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मैं ही हाथों हाथ साइंस में अच्छा नहीं हूं तो साइंस में मेरे नंबर कम आएंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैथ और साइंस का एवरेज मिला के दोनों में 60-60% आ जाएंगे? नहीं हो सकता है मैं साइंस में फेल हो जाऊं, हो सकता है मेरे मैथ में 80% आ जाए। तो हर घर का प्रभाव सेपरेट होता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे घर में बुरा। ये एक साधारण बात थी, ये बातचीत करनी जरूरी है, जिससे वो जो बिल्कुल नए हैं, ज्यादा ज्योतिष नहीं समझते, उनको भी मजा आए। मैं वैसे भी उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं। तो 10वें घर में शनि के राजयोग के साथ गुरु देवता विराजमान हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, शुभ है। भाग्य का स्वामी अपने से अगले स्थान में गया है तो भी अच्छा है। तो पिता के लिए, भाग्य के लिए, राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ के लिए, जीवन स्तर की बढ़ोतरी के लिए ये हर लिहाज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पिता से तालमेल में सुधार होगा, उनके आशीर्वाद से आपको कुछ मौके मिल सकते हैं। अब शनि आमतौर पर क्या करता है कि वो जरा धरती से जुड़ा हुआ ग्रह है, पृथ्वी तत्व का है ना, तो कुछ लागत लगवाएगा तो देगा। तो ये हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ जाए, कुछ नई चीज आप सोच रहे हो, प्लानिंग, एक नई फैक्ट्री बनाते हैं, तो इस तरह के सारे विचार आपके लिए शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। तो लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। अब यहां हो ये रहा है कि गुरु की अपनी उच्च दृष्टि पड़ेगी 4थे घर पे। ठीक है, थोड़ा बहुत माता जी को साथ तालमेल की स्थितियां, सुखों की स्थितियां इंप्रूव होंगी, मकान वाहन का योग भी बनेगा। एक और दृष्टि 5वीं इनके दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो पैतृक संपत्ति, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां, वहां भी थोड़ा बहुत सुधार होगा। वैसे भी एक बात और है कि गोचर में वहां राहु देवता चल रहे हैं, तो वो अपना भी एक असर रखेंगे, और राहु की पूरी दृष्टि गुरु पर, यानी गुरु और राहु एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से भी देखेंगे। लेकिन ये फिर बहुत खिचड़ी पक जाएगी, अभी राहु को छोड़ देते हैं।
तो कुल मिलाकर दूसरे घर पर देख रहा है, चौथे घर पे देख रहा है और छठे घर पे देख रहा है। 3 दृष्टियां पूर्ण रूप से आ रही हैं और तीनों का जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा रहेगा कि शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, भविष्य के लिए फायदेमंद चीजें होंगी, आपके विचार, आपकी सोच समझ प्लानिंग फायदेमंद होगी। तो लगभग कुछ भी खराब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेष के लिए बृहस्पति का ये गोचर शुभ है, कोई नुकसान होता हो मेरी समझ से नहीं है। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, भागदौड़ थोड़ी बढ़ेगी। आप इन खर्चों को ऐसे समझ लीजिए कि नए काम की नई इन्वेस्टमेंट है तो उसे भी खर्चा ही समझ लीजिए फिलहाल। जब प्रॉफिट होता है तो अब दिखता है, लेकिन अभी तो आपकी जेब से पैसा लग रहा है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न की स्थिति है कि इनके लिए बृहस्पति ज्यादा शुभ होता नहीं है। एक तो लग्न के साथ उसका तालमेल ठीक नहीं है, बाकी दोनों घर भी खराब हैं। जैसे बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है इसलिए शुभ नहीं है, और 11वें घर का स्वामी होकर भी ज्यादा शुभ नहीं है। तो थोड़ी सी यहाँ खराब स्थिति बन जाती है। लेकिन बैठा कहाँ है? भाग्य, पिता के स्थान में। अभी ध्यान से समझिए कि पिता के स्थान में बैठा है तो मृत्यु का स्वामी। तो एक साधारण तरीका ये होता है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तकलीफें देखने में आ सकती हैं, पिता से तालमेल को लेकर भी छोटी मोटी तकलीफें देखने में आ सकती हैं। ये 2 बातें। आमदनी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, इनकम इंप्रूव होगी, उसका फायदा देखने में आएगा। पर पिता का स्वास्थ्य, पिता से तालमेल की स्थितियां, दूर देश जाने का योग बन सकता है, कुछ ऐसा भाव मन में आ सकता है। 8वां घर हमारे मन की गहराइयों का भी हम लोग कुछ हद तक लेते हैं कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या इत्यादि में भी मन रमने लगे, कुछ ऐसा विचार मन में आने लगे। तो क्या कहना चाहिए, परा आध्यात्मिक चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ठीक है। लगन पर दृष्टि है, एवरेज है, कोई खास अच्छी दृष्टि नहीं है, शत्रु दृष्टि काउंट होगी, बेकार है। कर्म एफर्ट्स अच्छे, मतलब प्रयास अच्छे होंगे, उन प्रयासों का फल अच्छा मिलेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, सोच समझ प्लानिंग, क्योंकि 5वें घर पे भी दृष्टि है तो हमारी सोच समझ, हमारी प्लानिंग, हमारी अक्ल सही से काम करेगी। तो इसका लाभ होता हुआ ये दिखाई देगा कि संतान के साथ भी फायदा होगा, संतान की कामयाबी के साथ से फायदा होगा, अपनी सोच समझ प्लानिंग, अपना डाइजेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई हम जिस भी उम्र के हिसाब से देखना चाहें देख सकते हैं। तो लमसम ये स्थितियां कुछ ठीक, कुछ खराब है, यानी कुछ पोर्शन पे ठीक है, कुछ पोर्शन पे खराब है। बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत खराब है वो 9वें घर के हिसाब से, ये बाकी तो बिल्कुल ठीक है। तो मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए 8वें घर में चला जाता है। अभी 8वां घर क्या है कि है कहाँ का स्वामी, पहले देखो, वो 2 घरों का स्वामी है। जनरली ज्योतिष में एक सिस्टम होता है कि जब कोई स्टार 2 केंद्रों का एक साथ स्वामी हो तो इसे केंद्र अधिपति दोष, सेंट्रल इफेक्ट कहते हैं। और इसमें ग्रह की शुभता खत्म हो जाती है, अशुभ हो तो नहीं। अभी सिर्फ 4 दुस्वभाव लग्नों पर यह संभव है और किसी पे हो नहीं सकता है। तो आमतौर पर इसमें गुरु न्यूट्रल हो जाता है, न शुभ न अशुभ। तो अब वो अपनी नीच राशि में गया और नीच भंग किया, अष्टम भाव। तो 8वां घर भी कोई खास अच्छा नहीं, पर शनि उसी भाव का कारक है और वहीं स्वग्रही होकर के बैठा है। तो ये एक कुछ हद तक जो है अच्छी स्थिति है, लेकिन वैवाहिक जिंदगी के लिए खराब है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के सुख का स्वामी है 7वें घर का और 8वें घर में चला गया। तो थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत देखने में आ सकती है, अपने स्वास्थ्य को भी दिक्कत देखने में आती है, मांसपेशियों से संबंधित भी कोई परेशानी देखने में आ सकती है, भाग्य थोड़ा सा देर से काम करे ये भी देखने में आ सकता है। क्षमा। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए कि वो जिस घर का मालिक है वहां से कहां बैठा है, दूसरा घर कह लो चाहे जन्म कुंडली का 8वां, तो इन सभी घरों के लिए तो जीवन स्तर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, भाग्य के लिए भी एक एवरेज स्थिति बनाता है। अब इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो खर्चों पर है, खर्चे बढ़ेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आमतौर पर इसे विदेश यात्रा के हिसाब से अच्छा समय समझाया जाता है, क्योंकि आप घर से दूर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो और अगर ऐसा है या विदेश यात्रा के संबंध में आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये फलीभूत हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी है और यहाँ पे शनि स्वग्रही भी है। तो इसमें ये भी कभी कभी देखने में आ सकता है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी भी है,
कि कुछ चीज़ें आज कोशिश की जाएंगी लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 साल, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे जो बाद में जीवन स्तर के लिए बड़ा अच्छा फायदा होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट आज की, कंपटीशंस की तैयारी आज की, रिजल्ट आया अगले साल, तो तैयारी आज से शुरू हुई तो तभी तो अगले साल रिजल्ट आया। घुमा फिरा कर बात को ना करें, सीधी बात करें तो सुखों के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से, पैतृक संपदा, व्यवहार के तालमेल के हिसाब से एक एवरेज स्थिति, तो मिथुन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जिंदगी के लिए ज्यादा तनाव की स्थिति है और जीवन स्तर की इंप्रूवमेंट भी बहुत देर से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कर्क लगन की बात करते हैं। अच्छा, कर्क लगन में एक बड़ी शानदार बात है, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको एक बात समझ में आएगी, वो ये कि 7वें घर में ये योग बने गुरु और शनि का। 7वां घर को 1 मिनट एक दीवार समझिए, यानी आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपका ये जो लाइफ पार्टनर है वो एक दीवार का काम करता है आपकी बीमारियां और आपकी मृत्यु के बीच में। देखिए उसके एक तरफ 7वें घर के एक तरफ क्या है, आपके कर्जे और आपकी बीमारियां, और एक तरफ क्या है, मृत्यु। तो अगर वैवाहिक जीवन सफल सुखद है, अच्छा तालमेल है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, तो एक तरीका यह है कहने का कि ना बीमार होने देगा ना मरने देगा। इसे उल्टा कर दीजिए, लाइफ पार्टनर खराब मिल गया, वैवाहिक जीवन खराब हो गया तो कर्जे और बीमारियां भी बढ़ जाएंगी और मृत्यु भी हो जाएगी। ऐसे ही एक बात थी, देखिए हर चीज का अलग तरीका देखने का। तो स्थिति ये हो रही है कि वैवाहिक जीवन पे तनाव जरूर आएगा, क्योंकि इन दोनों घरों का जमघट, एक 6ठे घर का और एक 8वें घर का स्वामी यहाँ होकर बैठा है तो ठीक नहीं है, और लगन पर इसकी दृष्टि का प्रभाव भी कोई बहुत शुभ होता हो मुझे नहीं समझ आता। तो अर्थ ये निकला कर्क के लिए वैवाहिक जिंदगी को लेकर के तनाव देखने आएगा, पर इसका जो 11वें घर पर अपनी शत्रु दृष्टि से बेशक वो देखेगा, थोड़ा सा लाभ ये होगा क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है, तो कुछ आमदनी के नए सोर्सेज डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना, कुछ इनकम इंप्रूव होती हुई दिखाई यहां पर देगी। लगन पर दृष्टि का प्रभाव ज्यादा नहीं है, लेकिन कर्म के घर पर एफर्ट्स, तीसरे घर पे दृष्टि का जो प्रभाव आएगा वो हमारे प्रयासों के शुभ फल मिलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, प्रयासों के शुभ फल। तो स्थितियां ये हुई कर्क वालों के लिए कि बहुत ज्यादा सुख मिलने की उम्मीद नहीं है, बहुत अधिक लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ लगन पर दृष्टि का थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, अलावा इसके कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। घुमा फिरा कर कर्क वालों के लिए ये गोचर मेरी समझ से बहुत शुभ नहीं है। जो विवाह की उम्र के लिए है, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, विवाह के योग्य हैं, उनके लिए शादी का योग बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भैया सोच समझ के, विचार में लाके, तालमेल देख करके शादी कीजिए। जिनकी जन्म कुंडली में वैवाहिक तालमेल पहले से ही खराब है उनके लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी, कर्क वालों की बात हो रही है। जिनके पहले से ही अच्छा है उनके लिए कोई समस्या नहीं। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए जो गुरु देवता हैं 6ठे घर में आएंगे, तो एक 5वें घर के स्वामी है इसलिए शुभ हो गए, और एक 8वें घर के स्वामी हो गए इसलिए अशुभ हो गए। 8वें घर का स्वामी अपनी नीच राशि में 6ठे घर में चला गया, इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। अच्छी बात है, 6ठा घर जितना पापी ग्रहों के साथ होता है, मंगल शनि राहु यहाँ बैठे हैं, तो उतना ही शत्रु कमजोर होते हैं, उतना ही हम उन पे दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो गुरु के यहाँ कमजोर होने का जो सबसे अधिक नुकसान होगा वो संतान को होगा। सोच समझ, प्लानिंग, बुद्धि, इसको सही मौके पे सही डिसीजन लेना ही जिंदगी में सब कुछ है। हमारी एक सोच समझ, हमारी एक प्लानिंग हमें बाद में गड़बड़ कर सकती है। तो स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है, खास तौर पर संतान के हिसाब से। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो पत्नी के सुख का स्वामी है वो भी अपने से 12वें घर में चला जाता है। तो एक घर का स्वामी होकर 6ठे घर में गया, तो इसका अर्थ ये निकला कि आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे पर तुरंत कोई रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे। पहली बात ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। 12वें घर पे दृष्टि रहेगी तो खर्चे ज्यादा नहीं, आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे बिना मतलब। लेकिन इसकी स्टेटस के घर पर 10वें भाव पर भी दृष्टि आई, 10वें घर पे दृष्टि का लाभ थोड़ा सा ये होगा कि कुछ राहत आपको शायद आती हुई दिखाई दी जाए। लेकिन मेरी अपनी समझ ये कहती है कि
पैतृक घर पे भी दृष्टि डालेगा, संबंधों को भी कुछ सुधारने की बात करेगा, लेकिन कुल मिलाकर सिंह के लिए ये कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं रहेगा, खराब रहेगा। ले दे के अगर कुछ फायदा होगा तो ये कि आप अगर अपनी प्लानिंग्स को संभाल के चला पाए, अपनी प्लानिंग्स को ठीक से फिल्टर किया, किसी और से भी सलाह मशवरा किया, तो आपको कम से कम लॉस होता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा लॉस बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब जैसा भी है, लेकिन 8वें घर का एक अर्थ यहाँ पे ये भी देखने में आएगा, कुछ पैसा इकट्ठा, विदेश जाने का मौका, कुछ यात्राओं का भी मौका आपको देखने में आ सकता है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए ये योग जो हमारे गुरुदेव हैं 5वें घर में बैठेंगे। यहां बृहस्पति सेंट्रल इफेक्ट के कारण, केंद्र अधिपति दोष के कारण न्यूट्रल इफेक्ट रखेगा, न शुभ न अशुभ। लेकिन 5वें घर में बैठ रहे हैं और 5वां घर त्रिकोण है, तो इसलिए कुछ हद तक यहां शुभ काउंट किए जाएंगे। तो ज्ञान के लिए, सोच समझ के लिए, बुद्धि के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए की हुई सारी मेहनत बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, उनके रिजल्ट आ सकते हैं। आपकी इस सब मेहनत का आमदनी पर भी जबरदस्त फायदा देखने में आ सकता है, भाग्य पर भी फायदा देखने में आ सकता है, पिता से तालमेल का सुधार देखने में आएगा, अपना सेहत, व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का भी आपको मौका मिलता दिखाई देगा। लगभग हर दिशा से अच्छा है। वैवाहिक जीवन के सुख के हिसाब से, जीवन स्तर के हिसाब से, मकान वाहन के सुख के हिसाब से ऐसी कोई खराब स्थिति यहाँ पे मेरे को बनती हुई नहीं दिखाई देती जिसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत पड़े। तो ये अच्छी स्थिति बृहस्पति के केस में देखने में आएगी, इसकी सारी दृष्टियां भी यहाँ पर ठीक ही रहेंगी। तो कन्या वालों के लिए ये गोचर का प्रभाव बहुत शुभ रहने वाला है। तो हमने पहली 6 लग्नों पर चर्चा कर ली है और अगली 6 लग्नों की ऊपर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सिर्फ एक दिन का आपको इंतजार करना है। तो अगली चर्चा इसे कंटिन्यू करते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।